वा वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो जो रेडियो तरंगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभक्त है और जो ये परत है आयन मंडल, यहाँ आयनीकरण होता है क्योंकि जो रेडियो तरंगें होती हैं वो ऊपर जाकर आयन मंडल से टकराकर फिर वापस आ जाती हैं, यानी जो परावर्तन होता है वो आयन मंडल में होता है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% होता है और सर्वाधिक प्रतिशत 78% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का जो मुख्य कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। इसी के द्वारा ओजोन परत प्रभावित होती है और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये अधिकतर रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनसे प्रकट होता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? यानी जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर की बात कर रहा है तो देखिए ये सबसे जो नज़दीक होती है वो होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, तो उसके बाद बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत की बात कर रहा है तो और उसके बाद बहिर्मंडल। तो देखिए कौन सा आंसर होगा? बहिर्मंडल होगा क्योंकि ये तो 1 2 3 4 5 पाँचवां मंडल क्या है? बाह्यमंडल या बहिर्मंडल है। उच्च तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहते हैं? क्योंकि देखा उच्च तुंगता और वायुमंडलीय ताप के बढ़ने पर क्या कहते हैं? वैसे होता क्या है कि जब धरातल से ऊपर बढ़ते जाते हैं तो तापमान कम होता है, तापमान कम होता जाता है। एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वायु जो है संतृप्त होकर संघनन होकर बादल का रूप ले लेते और वर्षा करती है। बट कहता है कि उच्च तुंगता यानी ऊपर जाते समय वायुमंडलीय ताप बढ़ने लगता है, तो यह जो कंडीशन होती है वो उलट जाती है, यानी नीचे तापमान कम और ऊपर धीरे धीरे बढ़ने पर तापमान अधिक होता है। यह कंडीशन ताप विलोमता कहलाता है। ताप व्युत्क्रम यानी ताप उत्क्रमण यानी ताप का विलोमन कहलाता है या ताप विलोमन। तो सही आंसर हो जाएगा बी। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा ग्लोब है उसमें विभिन्न वायु पेटियाँ पाई जाती हैं, जैसे ये विषुवत-रेखी निम्न वायुदाब की पेटी। वहीं 30 से 35 के बीच में दोनों गोलार्धों में एक पेटी पाई जाती है जिसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता, मैंने बताया था कि इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, यानी हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है कि जब व्यापारी यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ पर क्या होता है कि जब व्यापारी गुजरते थे तो उनको चलने में, उनके नाव को चलने में परेशानी होती थी, तो वो क्या करते थे कि जो घोड़े होते थे, जो घोड़ों का व्यापार होता था, तो वो लेकर चलते थे नाव को। उसमें घोड़े होते थे तो घोड़े अपने समुद्र में फेंकते जाते थे ताकि नाव हमारा उनका आगे बढ़ता चला जा सके। इसीलिए इस कटिबंध को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है?
तो जो वायु की आर्द्रता है वो तापमान, स्थान, मौसम सभी पर निर्भर करती है, क्योंकि जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर आर्द्रता कम होती है। स्थान कैसा है और मौसम कैसा है, सब आर्द्रता वहाँ उस सभी पर निर्भर करती है। चक्रवात कब आते हैं, यानी जो साइक्लोन है वो कब आते हैं? जब चारों ओर निम्न दाब होता है, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न वायुदाब होता है, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। देखिए जो चक्रवात होते हैं निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, अर्थात इनका जो केंद्र होता है उसमें वायुदाब कम होता है और जो परिधि होती है वहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। यानी इस प्रकार से हम बात करें चक्रवात की, तो जो परिधि यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है और जो केंद्र है यहाँ निम्न वायुदाब होता है, और हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। और यही घटना जो है, जब ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की हवाएं चलती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण ये मुड़ जाती हैं, इसीलिए ये एक चक्रनुमा घूमने लगती है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। और ये जिसमें जो इसका सही आंसर होगा वो हो गए, जब केंद्र में निम्न वायुदाब तथा चारों ओर उच्च वायुदाब होता है उसे चक्रवात कहा जाता है। जब केंद्र में दाब और चारों ओर दाब बराबर हो तो ऐसी कोई घटना नहीं होती है। उत्तर का सही चयन करना है। वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता से दिखाना है। हम लोग पिछली बार और इस बार भी पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल में सबसे निचली जो परत है वो क्या है, वो है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल या तथा आयतन मंडल। तो इसका जो सही क्रम है वो डी है। पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर जो समताप मंडल होता है, यहाँ पर ओजोन की अधिकता पाई जाती है। वो भी 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक ओजोन की मोटाई पाई जाती है समताप मंडल में। यहाँ पर सूची मिलान करना है, जो स्थानीय हवाएं हैं और वो स्थान जहाँ पर वो चलती हैं। तो चिनूक हवाएं हैं, गर्म स्थानीय हवाएं हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है और कौन कहाँ पर चलती हैं। तो जो चिनूक हैं ये गर्म हवाएं हैं और ये अमेरिका में चलती हैं। रॉकी पर्वत है उसको ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं चिनूक हवाएं। फॉन ये भी गर्म हवा है जो आल्प्स पर्वत पर चलती है। ये अंगूर को पकाने में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं आल्प्स पर्वत पर। सिरोको ये मिस्र में चलती है, ये भी गर्म हवा है। लू भारत में चलती है, ये भी गर्म हवा। यानी जो ये सभी जो हवाएं हैं वो गर्म हवा हैं। जिसका सही आंसर है मिलान कर लीजिए या याद कर लीजिए, चिनूक अमेरिका, यानी ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? मैंने बताया कि जो आयन मंडल है वहाँ आयनीकरण होता है, यानी आयन मिलते हैं। तो आयनीकरण कहाँ मिलेंगे? आयनोस्फीयर में मिलेंगे, यानी आयन मंडल में मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? कौन सी हवाएं हैं जो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? तो देखिए जो हमारे भारत की लोकेशन है ये हमारा देश है और
ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान और ये सब अरब देश हैं, और अरब देश से ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागरीय हवाएं जब चलती हैं तो भारत के उत्तरी पार्ट में, जो भारत का उत्तरी पार्ट है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यहाँ पर वर्षा करती हैं, वो भी शीत ऋतु में। शीत ऋतु में वर्षा करती हैं। ये पछुआ हवाओं का ही रूप होती हैं, क्योंकि पछुआ हवाओं में क्या होता है, जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो पछुआ हवाएं नीचे सरक आती हैं। ये पछुआ हवा के रूप में विक्षोभ के रूप में चलती हैं। इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यानी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जो हवाएं चलती हैं उसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। लू उत्तरी भारत के मई जून महीने में चलती है। मैग्रो शावर ये कर्नाटक में चलती है। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, जैसे ये ग्लोब है और ग्लोब में ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है। यानी ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। 23.5 से 23.5 के बीच में ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है। तो क्या होता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। तो तापमान की वजह से क्या होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। जब वाष्पीकरण होता है तो ये संवहनी तरंगे धीरे धीरे ऊपर जाके ठंडी होती हैं, वर्षा करती हैं। यानी भूमध्यवर्ती क्षेत्र में जो गहन वाष्पन के कारण वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। यानी संवहन क्रिया द्वारा वर्षा होती है। यानी तापमान यहाँ अधिक होने से ये धीरे धीरे ऊपर जाती है और धीरे धीरे ठंडी होती है। यह संवहनी क्रिया कहलाती है और यही संवहनी वर्षा होती है। जो चक्रवाती वर्षा होती है वो चक्रवात द्वारा उत्पन्न होती है, वाताग्र के समय होती है। और पर्वतीय वर्षा जब मानसून किसी पर्वत से टकराता है, पर्वत से टकराकर पर्वत के आगे वाले पार्ट में वर्षा कर देता है तो उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। भारत के पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवाती वर्षा विक्षोभ के समय होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? न्यूनतम है और अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है। देखिए, जो बर्फानी तूफान है ये लंबे समय तक आते हैं। भूकंप है तो ये न्यूनतम नहीं होता है। प्राकृतिक संकट तो ये बहुत भयंकर होता है। ज्वालामुखी विस्फोट भी भयंकर होता है। जो बिजली की चमक है वो न्यूनतम और अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है। बिजली की चमक, इससे कम जनधन की हानि होती है। पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो पवन चलती है, जो पवन क्रिया करती है वो वायुदाब की वजह से चलती है। यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ये जो ढाल होती है इसे प्रवणता कहा जाता है। यानी पवन की गति दाब प्रवणता पर निर्भर करती है, ढाल पर निर्भर करती है कि जितने ज़्यादा अंतर होगा उतनी तेज़ी से पवन चलेगी। जेट धाराएं भारत में लगभग उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं, इसलिए उन्हें उप उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहते हैं। तो जो जेट धाराएं भारत में लगभग उत्तरी अक्षांश पर अक्षांश पर स्थित हैं वो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती हैं? तो डॉक्टर हवा के नाम से हरमट्टन जानी जाती है। जो हरमट्टन है वो अफ्रीका में, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के इस पार्ट में चलती हैं। गिनी, ये जो पार्ट होता है
इस पार्ट में हरमट्टन चलती हैं और हरमट्टन के आने वजह से यहाँ पर मौसम सामान्य सा हो जाता है, ऐसे चलती है हरमट्टन। तो इसीलिए ये जो बीमारियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती, मच्छर जैसी समस्याएं कम हो जाती है, इसीलिए इनको डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, इन्हें डॉक्टर पवन कहा जाता है। इसका आंसर बी सही है। फान और चिन्हों के विषय में अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल और शुष्क वायु है? ठंडी और शुष्क की बात कर रहा है तो हरिकेन तो तूफान है, टार्नेडो भी तूफान है, साइक्लोन तो चक्रवात है। बोरा जो स्थानीय पवन है ये ठंडी और शुष्क है। ये जो बोरा पवन है ये यूरोप में जो इटली के दक्षिण और पूर्व का पार्ट है वहाँ पर ये चलती हैं। ये साइबेरिया के मैदान से आती हैं, ये इसीलिए ठंडी होती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यानी पश्चिम से और पूर्व हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, पश्चिम में हिमालय इधर शुरू होता है और इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है वो सटीक आंसर क्वेश्चन नहीं है। नंगा पर्वत पाकिस्तान से नमचा बरवा, राकापोशी से लोहित नदी तक, सिंधु नदी से दिहांग, सिंधु घाटी से दिहांग घाटी तक, ये भी नहीं है स्पष्ट से। वैसे नंगा पर्वत से और इधर दिहांग घाटी तक जो है हिमालय फैला हुआ है। ठीक, तो इसमें सही सटीक आंसर नहीं है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अगली बात करते हैं। देखो इन्होंने जो माना है वो सिंधु घाटी से दिहांग घाटी माना है, पर ऐसा भी हो सकता है कि नंगा पर्वत से भी हो सकता है। तो जो सही आंसर इसका है वो ए है। लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है, तो जो लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है। तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो उच्च तापमान और भारी वर्षा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जो हिमालय का पश्चिमी घाट है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। सेल का कायांतरण निम्न से किस सेल में होता है? यानी सेल है, इसका कायांतरण निम्न से किस सेल में हो जाता है? तो स्लेट में हो जाता है। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? बेसाल्टी लावा जो हमारा दक्षिण का भाग है वहाँ पर जो दक्कन का पठार है ये दरारी उद्भेदन द्वारा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुआ था, तो वहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो दक्कन ट्रैप। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट अवसादी शैलें हैं खड़िया जैसी, उन्हें डोलोमाइट कहा जाता है। मार्बल किसका रूप कायांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल है? आग्नेय शैलें जो अग्नि यानी पृथ्वी के ठंडा होने से बनी है या ज्वालामुखी के लावा निकलने से ठंडा होने से बनी है, तो वो ग्रेनाइट है। गीजर एक जल स्रोत होता है, तो गीजर जो है वो नियमित अंतरालों पर जल वाष्प फेंकता है। गीजर का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद उससे गर्म पानी निकलता रहता है, उसे गीजर कहा जाता है। पठार की स्थलाकृति
आदर्श होती है खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, जल विद्युत के उत्पादन के लिए। तो ये जो पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण भारत के क्षेत्र हुए, यहाँ पर विद्युत उत्पादन अच्छा खासा होता है, तो जल विद्युत उत्पादन के लिए पठार की स्थलगत अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी संरक्षण में मदद नहीं करती? कौन सी ऐसी विधि जो मिट्टी की उर्वरता को और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? समोच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती, स्थानांतरित खेती। तो वो है स्थानांतरित खेती। निम्नलिखित में से कौन एक अवसादी शैल का उदाहरण है? अवसादी शैल का उदाहरण या परतदार शैल का उदाहरण है, तो वो कौन सा है? लोएस। लोएस का जमाव होता है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गेब्रो ये सभी आग्नेय शैल का उदाहरण है। मोहोरोविक असांतत्य अलग करता है, वो करता है परपटी और मेंटल को। मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है, यानी जो मरुस्थलीकरण है उसको कैसे रोका जा सकता है? उसको रोका अतिचारण को रोककर। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? यानी जो पर्वत के स्लोप हैं, ढाल हैं, उनमें जो मृदा अपरदन है उसको कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा, सोपानी कृषि द्वारा, पट्टीदार खेती द्वारा, समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। तो इसमें महत्वपूर्ण आंसर है वो है सोपानी कृषि के द्वारा। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी विभ्रंश घाटियों में स्थित है? कौन सी नदी है इनमें से जो भ्रंश घाटी में, रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है? वो है ताप्ती नदी। भ्रंश घाटी में और नर्मदा नदी भी प्रवाहित होती है। निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? परती छोड़ना। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिस चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। यानी जैसे जो प्राथमिक चट्टानें मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं आग्नेय चट्टानें, क्योंकि पृथ्वी के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ और इन चट्टानों में अपक्षय और अपरदनात्मक क्रियाओं द्वारा इनमें चटकने पड़ जाती हैं, टूट कर ये धीरे धीरे जमती जाती हैं, जिसे जम जाती हैं, नई चट्टान का निर्माण करती हैं, उन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। यही बात वो पूछ रहा है कि पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों में जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। अपनति और अभिनति साधारणतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अपनति और अभिनति जो पाए जाते हैं वो वलित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन यानी आमने सामने बल कार्य करते हैं एक ही दिशा में, तो जो धरातल होता है उसमें फोल्ड पड़ जाता है, यानी एक पार्ट ऐसे उठ जाता है तो कोई ऐसे नीचे धंस जाता है, तो उसमें फोल्ड पड़ जाता है। जो उठा हुआ पार्ट होता है वो अपनत कहलाता है और नीचे वाला पार्ट वो अभिनत कहलाता है। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, वो फोल्ड द्वारा यानी कंप्रेशन के द्वारा उसमें फोल्ड पड़ गया, मोड़ पड़ गया, वही पर्वत का रूप धारण कर लिया। सही आंसर इसका ए होगा। कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल यानी कवच और अस्थि कंकाल से बनती हैं? तो वो चूना पत्थर से है।
पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? यानी कोई पर्वत हैं, ये पर्वत हैं और इन पर्वतों के बीच में कोई मार्ग बन जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पर्वतों के मार्ग में जो बन जाते हैं मार्ग, उन्हें दर्रा कहा जाता है, पासेस कहा जाता है, पास कहा जाता है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। तो लेटराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। ह्यूमस किसका एक उदाहरण है? चट्टानों पर दिखने वाली फॉसिल, मृदा में क्षयमान जैव। ह्यूमस क्या होता है कि जो मृदा पर पेड़ की जो पत्तियां हैं वो टूट जाती हैं और भी जो हरी फसलें हैं वो, ये सभी जब मिट्टी में मिल जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो ह्यूमस का रूप धारण कर लेती हैं। तो मृदा में क्षयमान जैव, जब जैविक पदार्थ जैसे मैंने कहा कुछ फसलें हुआ, ये सभी मिट्टी में मिल जाती हैं तो ह्यूमस का निर्माण कर देती हैं। जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है? तो जलोढ़ मृदा में क्या होता है कि इसमें ह्यूमस कम होती है, ह्यूमस कम होती है, अत्यधिक उर्वर होती है, क्योंकि जो उत्तरी भाग है वहाँ पर सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जो उत्तर भारत की पूरी बेल्ट है, गंगा यमुना का मैदान, ये जलोढ़ मृदा का है, जो उतना आसान होता है क्योंकि ये बहुत कड़ी नहीं होती, जो उतना आसान हो जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा पूरे भारत में जितनी भी मिट्टियाँ हैं जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र। विभ्रंश घाटी बनती है, यानी भ्रंश घाटी कब बनती है? जब धरातलीय बल ऐसा कार्य करते हैं कि उनमें तनाव उत्पन्न हो जाए। जब दो दिशाओं में कार्य करते हैं बल तो उनमें तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, जिससे फॉल्ट हो जाता है। यानी कोई पार्ट नीचे धंस जाता है तो कोई ऊपर उठ जाता है, तो फॉल्ट हो जाता है, उसे विभ्रंश घाटी कहा जाता है। दो भ्रंशों के बीच जो पार्ट होता है उसे, ये जैसे ये पार्ट नीचे धंस गया, जो धंस गया वो घाटी हो गया, जो उठ गया ये भ्रंशोत्थ पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। नापे किसका एक प्रकार है? तो वलित संरचना का प्रकार है। जब क्या होता है कि जब फोल्ड इतना अधिक हो जाता है कि ऐसे टूट कर दूसरे पर मिल जाता है, इस प्रकार से दूसरे पर जाके मिल जाता है, गिर के मिल जाता है, तो उसे नापे की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील कहलाती है। सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी। जो ऐसे प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है वो पेडाकल। जो पेडाकल मृदा है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और पेडाल्फर में फेरियम यानी लोहा भी पाया जाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। जब नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव होता है तो वो क्या कहलाता है? वो मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? यानी जो स्टेपी शब्द है वो घास स्थल है। घासें दो प्रकार की होती हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय घास होती हैं जहाँ पर तापमान अधिक होता है, और एक होती है शीतोष्णकटिबंधीय घास जो शीत कटिबंध यानी जहाँ तापमान कम होता है वहाँ पर उत्पन्न होती हैं। जो स्टेपी है
एक घास स्थल है। सवाना, देखिए जो स्टेपी घास स्थल है ये शीतोष्णकटिबंधीय का है, और जो सवाना है घास स्थल, ये भी एक घास स्थल है, ये उष्णकटिबंधीय का है।